की राजनीति में बड़ा नाम और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? 400 पार वाले मोदी के नारे में कितना दम है? चुनाव के हर पहलू को लेकर छत्तीसगढ़ ब्यूरो हेड दीपक विश्वकर्मा ने रामदास अठावले से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो अपने बयानों से, राजनीतिक बयानों से सुर्खियों में रहता है। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रिपब्लिकन इंडियन पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले जी हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। बोलो भाई। सर, मौजूदा जो राजनीति है उसमें केंद्र सरकार पर तमाम तरह के आरोप हैं। ईडी की भी चर्चा है, सरकारी एजेंसियों की भी चर्चा है। आप कैसे देखते हैं, क्या इनकी जरूरत है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकारी एजेंसियों का यूज करके मोदी सरकार दोबारा सत्ता पाना चाहती है। मुझे लगता है कि ईडी का उपयोग करके सत्ता नहीं मिलती है। मतलब ईडी का इंक्वायरी हम लगाएंगे और लोगों को तकलीफ देने का हम करेंगे तो जनता हमारे साथ नहीं रहेगी। आज मोदी जी पॉपुलर नेता है, भ्रष्टाचार पर वार करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जो भ्रष्टाचार करेगा उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन वो सजा देने के लिए मोदी जी ये नहीं करते। ईडी डिपार्टमेंट जो है ये सरकारी डिपार्टमेंट जरूर है, लेकिन उनके पास जो पेपर आते हैं, डॉक्यूमेंट आता है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मतलब वो इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं। अगर उनका समाधान हो गया तो उनको छोड़ते हैं, नहीं समाधान हुआ तो उनको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद वो लोग कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट से भी उनको राहत मिलती नहीं है क्योंकि ईडी ने इतने डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रांगली बनाए रहते हैं, उसमें से मतलब कोर्ट भी उनको बिल्कुल राहत नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि जिनकी इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी सही इंक्वायरी होती है, जिनकी इंक्वायरी होती है उसके पूरे पेपर मतलब उनके पास होते हैं, ईडी के पास। तो इसलिए विपक्षी दल जो आरोप कर रहा है उनमें तथ्य नहीं है। ये सरकार जानबूझकर किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती है और जो ईडी के माध्यम से लोग अरेस्ट होते हैं उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। और हमारे साथ जनता है, हम क्यों ऐसा लफड़ा करेंगे? लफड़ा नहीं करेंगे, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि मोदी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, एक ऐसा डिटर्जेंट है। विपक्ष का कहना है, जो भी विपक्ष का व्यक्ति, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, तमाम बहुत सारी फेरिस्ट है, वो जैसे ही भाजपा में आते हैं उनको घुमाया जाता है, उस वॉशिंग पाउडर से नहलाया जाता है, वो सब शुद्ध हो जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? ऐसा कोई डिटर्जेंट है आप लोगों के पास? अभी ये तो मजाक की बात है कि भाई वॉशिंग मशीन इनके पास है, लेकिन यहाँ जब तक मतलब ईडी की इंक्वायरी जो पूरी नहीं होती है, जब तक वो दोषी नहीं ठहराए जाते हैं, तब तक वॉशिंग मशीन का बिल्कुल विषय नहीं है। लेकिन ये तो चर्चा करते हैं कि भाई जो बीजेपी के पास जाते हैं उनको क्लीन चिट मिलती है, उनको राहत मिलती है, इसी तरह का कुछ एलिगेशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो मतलब गलत काम करते हैं उनको सजा मिलती है। और हमारे पास जो आते हैं वो लोगों को मतलब पार्टी में लेना या अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाना, ये हमारा जिम्मेदारी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। शिंदे का टूटना, उसके बाद एनसीपी की भी वही स्थिति होना, इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको जाता है। बैकडोर से आप भी ऐसा कुछ कर रहे थे कि दोनों पार्टी टूटे। आज बीजेपी महाराष्ट्र में मजबूत स्थिति में हो गई है, इसका क्रेडिट आपको जा रहा है? मुझे लगता है कि उसमें देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी ने खुद ने बीजेपी के साथ आना चाहिए था, वो आए नहीं। वो कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए और उससे एकनाथ शिंदे और कई एमएलए विधायक नाराज थे। और 2.5 साल के बाद वो भूकंप हुआ और 40 एमएलए शिवसेना के और 10 एमएलए इंडिपेंडेंट, ऐसे 50 एमएलए को लेकर एकनाथ शिंदे जी बाहर आ गए। हमने उनको तोड़ा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो खुद हमारे पास आई है। और जो हमारे पास आता है उनको अंदर लेना है हमारी जिम्मेदारी। अंदर मतलब पार्टी के अंदर लेना हमारी जरूरी है। मतलब जो हमारे पास आते हैं उनको हम पार्टी के अंदर लेते हैं और जो गलत काम करता है वो अंदर जाता है। तो अंदर की बात अलग है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो हमारे साथ आए, फिर अजीत दादा पवार 42 एमएलए को लेकर शरद पवार को छोड़कर हमारे साथ आए।
तो इतना बड़ा नेता आ रहा है तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई भी पार्टी हर एक आदमी को अपने पार्टी में लेती है। तो इसलिए हमारी ताकत बहुत बड़ी मजबूत है। बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई, हम सब लोग मिलकर जो 48 सीटें महाराष्ट्र की है उसमें से अभी 45 सीट से ज्यादा सीट जीतने का हमारा संकल्प है, हमारा प्रयत्न है। और अब की बार 45 पार ये हमारा महाराष्ट्र में नारा है, और अब की बार 400 पार ये देश का नारा है मोदी जी का। उसके मुताबिक हमें बहुत अच्छी सीटें मिलेगी। और किस किस को अंदर लेने की तैयारी है, क्योंकि आपने कहा अंदर जो जो आ रहा है उसको सब ले रहे हैं, और किस किस को अंदर लेने की तैयारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बचे हुए हैं अभी। किसको लेंगे, जो आता है उसको लेंगे। अभी अशोक चौहान जी आए हैं, मिलिंद देवरा जी आए हैं, बाबा सिद्दीकी जी आए हैं, ऐसे कई कांग्रेस के नेता मतलब बीजेपी में आ रहे हैं। और इसी तरह मुझे लगता है जो हमारे पास आएगा उसको हम अंदर लेंगे। और कोई और अंदर भेजने वालों में भी कोई है और लिस्ट में? अंदर भेजने वाले कोई तो नहीं दिख रहे अभी, लेकिन अंदर का विषय नहीं है। लेकिन अंदर हम नहीं किसको करते, जो अंदर जाना होता है वो अंदर जाते हैं। केजरीवाल को आपने अंदर भेज दिया, लेकिन केजरीवाल को आपने अंदर भेज दिया, लेकिन नहीं, हमने नहीं भेजा, ईडी ने अंदर लिया उनको। ईडी ने अंदर लिया है केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन को भी मतलब अंदर ले लिया है, और उनको अंदर डालकर हम चुनाव जीतना चाहते हैं ऐसा नहीं होता है। हमको जितने वाले केजरीवाल अंदर हो अब बाहर हो, हम तो दिल्ली की जो 7 सीटें है वो तुमने जितने वाले थे, पहले 7 सीटें हमारी है, और अभी भी मतलब 7 सीटें जीतने का हमारा पूरा प्लान है। दिल्ली में, मुंबई में 6 की 6 सीटें जीतने का हमारा प्लान है। और इसीलिए पूरे भारत में मतलब एक माहौल ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े पॉपुलर नेता है, और इसीलिए मतलब देश को विकास की दिशा से आगे ले जा रहे हैं, और देश का विकास होगा तो। आपने कहा मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जातिगत आधार पर और तमाम दूसरी चीजों से फूट डालने का काम कर रहे हैं। 2 चीजों को डिवाइड करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जाति तोड़ने का काम मोदी जी नहीं कर रहे, जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर समाज को तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। आरोप तो लगते रहते, आरोप तो लगाने के लिए उनके पास कोई मुंह किसका बंद नहीं कर सकते अपन। लेकिन जो उल्टा सीधा बोलने की बात है, बहुत इनका गुस्सा है, सत्ता जाने से इनका तड़फड़ाहट हो गया है, एकदम बेहोश हो गए हैं सत्ता जाने से ही। और अभी मोदी जी के कारण अभी सत्ता जल्दी मिलेगी नहीं, इसका गुस्सा उनके मन में है। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसका उनको गुस्सा है। तो आपने देखा है कि इतने रोड कभी पहले बने थे क्या, इतने लोगों के भी बैंक में अकाउंट खुले थे क्या, इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला था क्या, किसानों का फायदा है वो इतना कभी हुआ था क्या, दलित का और आदिवासी का बजट इतना मेरे मंत्रालय का 1,59,000 और आदिवासी का 1,17,000 करोड़ का बजट, मतलब इतना बजट कम से कम 2.25 लाख करोड़ तक का बजट हमारा दोनों का है। तो इसी तरह लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों तक मतलब वो पैसा पहुंच रहा है, लोग अपनी प्रगति कर रहे हैं, और पूरी एयर की कनेक्टिविटी हो, रोड की कनेक्टिविटी हो, रेल की कनेक्टिविटी हो, ये भी बढ़ रही है। नई नई ट्रेनिंग शुरू हो रही है, नए नए स्टेशन का सुधार हो रहा है। राम मंदिर का कितना लाभ मिलेगा? राम मंदिर का इस 400 पार के नारे में कितना लाभ मिलेगा? तो मतलब ये 500 साल का पुराना इतिहास है कि भाई 500 साल पहले यहाँ मुगल आए और उन्होंने वहाँ का जो मंदिर था राम मंदिर, उसको तोड़कर वह मस्जिद बनाई थी। ये 500 सालों का इतिहास है, 500 सालों से विषय प्रलंबित था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मतलब बहुत बड़ी राहत मिली, और राम मंदिर बनाने का मौका नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिला। और जो राम मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने मतलब मंदिर बनाया है। तो राम मंदिर बनाने से जो हिंदू समाज है, सिंधी समाज है, तो जो राम को मानने वाले जो बहुसंख्यक लोग अपने देश में है, तो उनका फायदा होगा, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में ये मंदिर बना है। इसका आनंद मतलब भारत के तमाम लोगों को है। और इसीलिए बाबा साहब का संविधान जो है देश का, वो सर्वधर्म समभाव का संविधान है,
उसके मुताबिक एक धर्म ने दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, ना कि आपस में संघर्ष करना चाहिए। कांग्रेस से बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े पदों पर रहे। अब आपने कई बार राहुल गांधी को भी बुलाने की पेशकश कर दी सदन के भीतर, बाहर भी आपने कहा आप भी यहाँ आ जाइए। क्या आप चाह रहे हैं कि वो भी बीजेपी में आ जाएं? मुझे लगता है कि भाई राहुल गांधी जी बीजेपी में आएंगे नहीं। बीजेपी में राहुल गांधी को तो हमने नहीं बोला, हमने ये बोला कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, बाद में ऐसा होगा कि खाली गांधी फैमिली को बचेगी, तो ऐसा भी भविष्य में हो सकता है। उनको कांग्रेस में बुलाने का मतलब ही नहीं है। कांग्रेस में बुलाने से इधर अपोजिशन भी होना चाहिए। लोकतंत्र में अपोजिशन का भी आदर करने की भूमिका हमारी सरकार की है। हर अधिवेशन के पहले नरेंद्र मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं। उसमें मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी को भी बुलाया आपको तो जाता पूरा है। सम्मान दिया जाता है, आपकी बात भी सुनी जा रही है। आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी को भी आपने कहा आप यहीं आ जाइए, वहां तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप उनकी पार्टी के कोई नेताओं को तो छोड़ नहीं रहे। नहीं, यहाँ ये ऐसा मैं नहीं बोला, लेकिन मोदी जी के खिलाफ ज्यादा बातें ना करे, अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए ध्यान दे, ऐसा हमारा कहना है। हर बार मोदी 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 के विरोध में आप लोग आवाज उठाते हैं कि मोदी ये है, मोदी वो है, मोदी संविधान बदलेंगे, मोदी लोकतंत्र को खतरा है, मोदी ये है, उनको परिवार नहीं है। इसी तरह की उल्टे सीधे आरोप, और ये जल्दी मरेगा, हम जीतेगा और ये मरेगा, इसी तरह के बहुत सारे आरोप एलिगेशन उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है। राहुल गांधी जी ने सोचकर पार्टी को बढ़ाना चाहिए, और हर एक आदमी को जनता को अपने पास खींचने का पूरा अधिकार है, उसका उपयोग आप करिए। देख लो कितना भारत जोड़ने का जिक्र किया राहुल गांधी ने और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है कि भारत टूटा हुआ था जिसको जोड़ने की कोशिश की उन्होंने और उसमें कामयाब हुए हैं? मुझे लगता है कि भारत जोड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं, भारत तोड़ने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि भारत जोड़े के नाम तो भारत जोड़ो का है, नाम तो न्याय यात्रा का है, लेकिन भारत जोड़ो के नाम पर यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी समाज को तो तोड़ रहे हैं। न्याय यात्रा निकालने के नाम पर जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, वो अन्याय करने की बात कर रहे हैं। तो एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को अन्याय करना ठीक नहीं है। सभी समाज में एक साथ आना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बताया है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी लोगों ने एक साथ रहना है, एक छत्र के छाया में रहना है, और संविधान के माध्यम से हम सब लोग एक है। इसलिए मुझे लगता है कि सर्वधर्म समभाव की भावना मन में रखकर सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ना एलिगेशन कर। गांधी परिवार की दो बड़ी सीटें थी जो इंदिरा गांधी के समय से चली आ रही थी, एक रायबरेली की सीट और एक अमेठी की सीट। सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश में जो अमेठी और रायबरेली दो सीटें थी, राहुल गांधी भी चल दिए वायनाड, सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मतलब जो दो सीटों पर कांग्रेस चुनकर आती थी, एक बार सोनिया गांधी भी चुनकर आई थी रायबरेली से, अमेठी से राहुल गांधी चुनकर आए थे। लेकिन 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए, सोनिया गांधी तो जीत गई थी। अभी सोनिया गांधी भी राजस्थान के राज्यसभा में चली गई है, तो अभी कांग्रेस पार्टी को वहाँ एक भी सीट मिलेगी नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो माहौल ऐसा है कि जो 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि सपा बसपा एक साथ नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी की ताकत एकदम हाई हो गई है, कांग्रेस और अखिलेश यादव एकदम डाउन है। तो मुझे लगता है कि इतनी ताकत बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ का आपने रुख किया है। छत्तीसगढ़ में दो नेता हैं, एक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, उन्होंने ये कह दिया है कि मोदी का सर फोड़ने वाला नेता चाहिए। एक कवासी लखमा है जो बस्तर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि मोदी मरेगा और मैं जीतूंगा। आप कैसे इस बयान को देखते हैं? मुझे लगता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी के हैं, तो उनका कहना ठीक नहीं है। बहुत बड़ा गंभीर वो उन्होंने बात की है, और मैं जीतूंगा और मोदी मरेगा। तो अरे तू तो हारेगा और मोदी कैसा मरेगा? मतलब वो ये तो हारने वाला है, हारने वाला बोलता है मैं जीतूंगा और मोदी मरेगा। मतलब ये एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए।
उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने उनके स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और उनके प्रचार पर भी बैन लगाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का प्रचार करना बहुत बड़ा गलत है। एक आखिरी सवाल, मौजूदा राजनीति पे कुछ सुना दीजिए, क्योंकि बहुत सुनते हैं आप, कुछ नया सुनाते हैं, कुछ कविताएं। मौजूदा राजनीति पे कुछ सुना दीजिए, जो मौजूदा राजनीति की स्थिति है। मौजूदा एक तो ऐसा है कि अभी सारे देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, राहुल गांधी, सारे देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, और प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे राहुल गांधी। गाँव गाँव की बोल रही है दादी, गाँव गाँव की बोल रही है दादी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। ये थे रामदास अठावले, जो निकले हैं प्रचार पर और अपने चुटीले अंदाजों से जनता का मन मोहने के लिए तमाम तरह का प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस 400 पार का नारा दिया जा रहा है, उस 400 पार के नारे को बुलंद करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। उसके बाद तमाम दूसरे दौरे कर रहे हैं और जनता को ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मोदी को वोट किया